सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनिल गोदारा। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजी ग्रुप MZW में। तो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं भूगोल कक्षा 12 और हमारा इस विषय का तीसरा अध्याय अभी चल रहा है जिसका नाम है जनसंख्या। और आज हम करेंगे इसी अध्याय के टॉपिक जनसंख्या वृद्धि के ऊपर चर्चा। तो चलिए हम जल्दी से इसके बारे में चर्चा करते हैं। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि किसी भौगोलिक क्षेत्र की, यानी कोई भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, उसकी जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। यानी कोई भौगोलिक क्षेत्र होता है, उसके जनसंख्या के आकार में एक निश्चित टाइम पीरियड में जो परिवर्तन होता है उसी को ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। और ये परिवर्तन नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। तो आइए इसी के ऊपर चर्चा करते हैं हम। क्योंकि वर्तमान समय में जनसंख्या में केवल वृद्धि देखी जाती है, तो इस वजह से साधारण अर्थों में जनसंख्या वृद्धि का अर्थ जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि से ही माना जाता है, परंतु इसमें दोनों ही शामिल होती हैं, चाहे वो नकारात्मक हो या ऋणात्मक हो या धनात्मक हो। जनसंख्या वृद्धि को व्यक्त करने के लिए कुल संख्या और प्रतिशत दोनों के द्वारा व्यक्त इसको किया जा सकता है। इसको हम इस उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। भारत की जनसंख्या 2001 में 102.7 करोड़ थी, जो कि 2011 में 121.01 करोड़ हो गई। इस प्रकार से जो निरपेक्ष वृद्धि हुई है वो 18.3 करोड़ की हुई है। ये सीधा अगर हम डिजिट की बात करें तो ये डिजिट में बताया गया है। इसी को अगर हम प्रतिशत में निकालना चाहें तो 18.3 करोड़ की वृद्धि हुई। और वृद्धि हुई किसके ऊपर? 102.7 करोड़, यानी जिसको हमने आधार वर्ष माना था या जहां से हमने जनगणना की शुरुआत मानी थी, उसी आंकड़े को इसमें हमें लिखना है। तो वो है हमारा 102.7 करोड़ जो 2001 में था, और इसमें वृद्धि जो हुई है वो हुई है 18.3 की। और इसको हम जब गुणा करेंगे 100 से, तो जो उत्तर आएगा ये प्रतिशत में होगा, क्योंकि ये दर है। तो ये दर रही 17.81%। दशकीय वृद्धि दर है ये। और अगर इसको हमें वार्षिक वृद्धि दर के रूप में ज्ञात करना होगा तो 17.81, इसको ये 10 वर्षों में हुई है तो हम 10 वर्षों से इसको भाग देंगे, और जो भागफल आएगा, यानी इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि 1.781% ये वार्षिक वृद्धि दर है। ये है वार्षिक वृद्धि दर और ये है दशकीय वृद्धि दर। तो मुझे लगता है कि आपको जनसंख्या वृद्धि समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं विश्व में जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से हुई है। विश्व जनसंख्या वृद्धि, जब से मानव ने इस धरती के ऊपर जन्म लिया है तभी से ही जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। ये अलग बात है कि प्रागैतिहासिक काल में जनसंख्या की वृद्धि बहुत धीमी गति से हुई, और उसके लिए उस समय की जलवायु दशाएं, घुमक्कड़ी जीवन और अल्प पोषण, ये आदि जो तत्व थे ये उत्तरदायी माने जा सकते हैं। जब उसके बाद में पशुओं को पालना मानव ने शुरू किया और कृषि करना आरंभ किया, तो उससे खाद्य आपूर्ति निश्चित हुई और इसी से ही जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा मिला। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ, यानी हम जो जनसंख्या वृद्धि देखते हैं उसकी प्रवृत्तियाँ किस प्रकार की रही है, कि वर्तमान समय में जो जनसंख्या हमें देखने को मिलती है वो किस प्रकार से यहाँ तक पहुँची है और किन प्रवृत्तियों को इसने धारण किया है।
किस प्रकार से इसकी वृद्धि हुई है, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे अभी। पृथ्वी के ऊपर मानव का उद्भव काल अप्रमाणिक है, यानी कोई विशेष तथ्य मौजूद नहीं है जिससे हम पता लगा सकें कि पृथ्वी पर मानव का जन्म कब हुआ, और कोई निश्चित तथ्य इसका सामने नहीं आता है। और 18वीं शताब्दी से पूर्व का जो समय, उसमें जो जनगणना मानी जाती है वो केवल अनुमानों के आधार पर मानी जाती है, और ऐसा माना जाता है कि 10 लाख वर्ष पूर्व मानव का जन्म पृथ्वी के ऊपर हुआ था, और उस समय पृथ्वी पर जनसंख्या कुछ 1000 रही होगी। तो तब से लेकर वर्तमान समय तक के समय अंतराल को 4 मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें से सबसे पहले है प्रागैतिहासिक काल। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रागैतिहासिक काल ये तब का समय है जब मानव भोजन संग्रह और आखेट व्यवस्था के ऊपर निर्भर था, और उस समय महाद्वीपों पर बर्फ कम होने के उपरांत, यानी उसके बाद में अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण यूरोप और दक्षिण पश्चिमी पूर्वी एशिया में मानवीय विस्तार का अनुमान लगाया जाता है। और उस समय ये माना जाता है कि पृथ्वी पर कुल 33 लाख लोग रहते थे, जो कि 15,000 वर्ष के बाद में 53 लाख हो गए। और उस समय संसार का औसत घनत्व 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का माना जाता है। ये सब केवल अंदाज मात्र हैं। नेक्स्ट जो काल है वो है प्राचीन काल। वर्तमान समय से 6000 वर्ष पूर्व विश्व के जो कुछ सीमित भाग थे उसमें मनुष्यों ने कृषि करना और पशुपालन करना आरंभ कर दिया था, और विभिन्न क्षेत्रों में नदी घाटी सभ्यताओं का विकास हो चुका था, नगरीय विकास भी प्रारंभ हो चुका था। और इस काल के आरंभ में कुल जनसंख्या 20 से 30 करोड़ मानी जाती है, और ये जो है ईसा काल के आरंभ से ही माना जाता है कि ईसा काल जब शुरू हुआ था तो उस समय जनसंख्या 20 से 30 करोड़ मानी जाती है। उस समय के विशाल क्षेत्र जो थे वो थे भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्वी एशिया, यूनानी, रोमन साम्राज्य, मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी, मिस्र के साथ साथ में सिंधु और सरस्वती सभ्यता, ये विशाल उस समय की विशाल जनसंख्या के समूह थे। तीसरा काल है मध्यकाल, और ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो ये काल 700 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी के बीच का समय है माना जाता है, जिसमें जनसंख्या 55 करोड़ उस समय थी। और इस समय जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो अत्यंत मंद रही, किंतु कुछ देशों में अधिक भी रही, और इस समय बाढ़, सूखा, महामारी और युद्धों के कारण जनसंख्या में कमी हुई। पूरी कुल जनसंख्या में कमी इस समय हुई थी। और नंबर 4 पर आता है आधुनिक काल। इस काल की शुरुआत 17वीं शताब्दी के मध्य से मानी जाती है। 1650 ईस्वी में जैसा हमने अभी देखा कि कुल जनसंख्या 55 करोड़ थी, ये बढ़ते बढ़ते 1750 ईस्वी में यानी 100 वर्षों में ये 72 करोड़ हो गई, और 1850 ईस्वी में ये दुगनी वृद्धि के साथ में 133 करोड़ हो गई, यानी 1750 का 2 गुना लगभग हो गया, 133 करोड़ हो गई। और ये 1950 तक आते आते 251 करोड़ तक पहुंच गई 1950 में, और 2000 में 610 करोड़, और पिछले अभी कुछ कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि 2013 में 714 करोड़ तक ये जनसंख्या जो है वो पहुंच चुकी है। तो इस काल में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है, और यही काल जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक बार पुनः हम देखते हैं कि किस प्रकार से विश्व में जनसंख्या वृद्धि हुई है। 1650 में थी 55 करोड़, 1750 में ये पहुंच गई 72 करोड़, 1850 में 133 करोड़, और 1950 में 251 करोड़, और यही जनसंख्या सन 2000 में 610 करोड़ तक,
और विश्व की जनसंख्या 2014 में, जो कि अभी तक के लेटेस्ट डाटा हैं, 714 करोड़ तक पहुंच गई। तो इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि दर विश्व में देखने को मिलती है। आइए अब चर्चा करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि जो हुई है उसके कारण क्या रहे हैं, यानी जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण। तो अभी तक हम देखें तो उस हिसाब से पता चलता है कि लगभग सभी महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि हुई है, परंतु सब में एक समान नहीं हुई है। और पृथ्वी के ऊपर जो मानवीय अस्तित्व आया है उसके लगभग 99% काल में, यानी उस समय अवधि में जनसंख्या जो थी वो अत्यंत कम थी। अब पिछले पुराने समय से लेकर आज तक का जो समय है उसके 99% समय में जनसंख्या जो थी वो अत्यंत कम थी, और वृद्धि की जो दर थी वो भी बड़ी मंद थी। किंतु पिछले जो 350 वर्ष है, अभी हमने देखा था कि जो 350 वर्ष है उसके दौरान जनसंख्या की वृद्धि दर जो है वो बड़ी उच्च रही है, और ये जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति है। तो इसके पीछे कौन कौन से जो कारक हैं वो उत्तरदायी रहे हैं जिनसे कि जनसंख्या की वृद्धि हुई है, उनके ऊपर अभी हम चर्चा करते हैं। इसमें सर्वप्रथम आता है मृत्यु दर में गिरावट। जो विश्व में जनसंख्या वृद्धि हुई है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारक है कि मृत्यु दर के ऊपर नियंत्रण हुआ है। पिछले जो 50 वर्ष है उसमें वैज्ञानिक उपलब्धियां, स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं का बड़ा विस्तार हुआ है, जिससे कि जो संक्रामक रोग थे और जो महामारियां थी उनके ऊपर बहुत सफलता के साथ में नियंत्रण किया गया, जिससे कि मृत्यु दर में भारी गिरावट आई है। तो जब मरने वाले लोगों की संख्या कम होगी तो जनसंख्या में वृद्धि ऑटोमेटिकली अधिक रहेगी। खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। अब वर्तमान समय में जो है वो खाद्य पदार्थों की कोई कमी नहीं है, और पुराने समय में जो खाद्य पदार्थों की बड़ी कमी रहती थी, और यांत्रिक गहन कृषि और सिंचाई सुविधाओं और उन्नत खाद और बीज के उपयोग से कृषि का उत्पादन है जो उसमें अत्यधिक वृद्धि हुई है। भारत में भी हरित क्रांति के पश्चात बहुत ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है, और वर्तमान समय में देश जो है वो आत्मनिर्भर है। और इस समय इन्हीं कारणों से अकालों की संख्या भी कम हुई है। तो खाद्य आपूर्ति निश्चित होने से जो जनसंख्या है उसका पोषण बड़ा आसानी से होने लगा है, इसी वजह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तीसरा महत्वपूर्ण कारक है औद्योगिक विकास। वर्तमान समय में औद्योगिक क्रांति के कारण जो खनन, ऊर्जा उत्पादन, उद्योग, परिवहन, व्यापार, तकनीक आदि सभी क्षेत्रों में बहुमुखी विकास हुआ है, जिससे कि लोगों को रोजगार भी बहुत ज़्यादा मिले हैं, और मनुष्य का जो सामान्य जीवन स्तर है उसमें भी सुधार आया है। आप भी अपने जीवन काल में देखते हैं कि पिछले 20-30 वर्षों में भी बड़ा परिवर्तन आया है। तो ये इसी परिवर्तन की वजह से ही जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा मिला है। नंबर 4 है वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रगति। नवीन आविष्कारों ने मानव जीवन को आरामदायक और सुविधाओं से परिपूर्ण बना दिया है, और जिससे कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। नंबर 5 शांति और सुरक्षा। वर्तमान समय में शांति और सुरक्षा की स्थापना भी हुई है, जिससे कि विश्व में सामान्य प्रगति में विस्तार हुआ है, और जनसंख्या वृद्धि में ये सहायक रहा है। क्योंकि पुराने समय में राजा महाराजा जितने भी थे वो आपस में लड़ते रहते थे, और जनसंख्या वृद्धि कम रहती थी इस वजह से। प्रवास एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है जनसंख्या की वृद्धि के लिहाज से अगर देखा जाए तो। और मृत्यु दर की तुलना में जो उच्च जन्म दर होती है उसके कारण जब जनसंख्या तेज़ी से बढ़ने लगी तो यूरोपीय निवासी जो थे उन्होंने बड़े पैमाने पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रवास आरंभ किया। और ये जो 3 महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इनमें प्रवास के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अगर हम इसके निष्कर्ष पर पहुंचें कि जनसंख्या वृद्धि की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, सन 1650 से 1750 तक एशिया और यूरोप में साधारण वृद्धि हुई थी।
और अफ्रीका जो महाद्वीप था उसमें जनसंख्या घट गई थी। और उसी समय उत्तरी और दक्षिण अमेरिका में जो जनसंख्या थी वो बहुत ही अल्प थी। ये समय था 1650 से 1750 ईस्वी का, यानी आधुनिक काल का शुरुआती जो समय था उसमें ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। दूसरा, 1750 के पश्चात 1900 तक सभी महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा वृद्धि एशिया और यूरोप में हुई और उसके साथ साथ उत्तरी अमेरिका में वृद्धि दर्ज की गई। तीसरा महत्वपूर्ण विशेषता इसमें है कि सन 1900 के पश्चात अगर देखें तो 20वीं शताब्दी में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत ही तीव्र गति से बढ़ी है और इस समय अधिक वृद्धि जो हुई है उत्तरी अमेरिका और एशिया में हुई है। और पिछले जो 80 वर्ष हैं उसमें एशिया की जनसंख्या लगभग 2 गुनी हो गई है और उत्तरी अमेरिका की लगभग 4 गुना हो गई है। इस काल के दौरान यूरोप में जनवृद्धि कम होने लगी है। नंबर 4, जनसंख्या वृद्धि पिछले समय में सब महाद्वीपों में समान नहीं है और संसार की जनसंख्या 3 शताब्दियों में लगभग 7 गुनी हो गई है। पिछली जो 3 शताब्दियाँ उसमें लगभग 7 गुना जनसंख्या हो चुकी है। और एशिया और यूरोप में 3 शताब्दी पूर्व भी संसार की जनसंख्या लगभग 3/4 रहती थी और अब वर्तमान में भी 3/4 है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर जनसंख्या कम हुई है लेकिन जो पूरे विश्व की जनसंख्या वृद्धि हुई है उसके समान ही इस जगह की भी वृद्धि हुई है। इसी वजह से यानी ये दोनों जो क्षेत्र हैं वो अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र उस समय भी थे और अब भी है। और नंबर 5 विशेषता है, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में अब बहुत अधिक वृद्धि हुई है वर्तमान समय में। उत्तरी अमेरिका में 3 शताब्दियों में जनसंख्या बढ़कर 364 गुना हो गई है। केवल 3 शताब्दियों में 364 गुना ये जनसंख्या हो चुकी है। दक्षिण अमेरिका में 14 गुना हो गई है और इस दौरान सबसे कम वृद्धि अफ्रीका में हुई है जो कि केवल 3 गुना है। जब इस प्रकार से विश्व में जनसंख्या वृद्धि हुई है तो जाहिर सी बात है कि इस समय इसकी समस्याएं भी काफ़ी गंभीर होती जा रही हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो आइए उनके ऊपर चर्चा करते हैं। अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि। वर्तमान समय में जो जनसंख्या वृद्धि की दर चल रही है उस गति को अगर समय रहते नहीं रोका गया तो ये बहुत ही ज़्यादा तीव्र वृद्धि हो रही है वर्तमान समय में। और अगर इसी दर से वृद्धि दर चलती रही तो सन 2040 आते आते विश्व की जनसंख्या 1400 करोड़ हो जाएगी, यानी लगभग अब से 2 गुनी हो जाएगी। केवल और केवल लगभग 30 वर्षों में 2 गुनी जनसंख्या हो सकती है। सीमित संसाधन, क्योंकि कितना भी अगर उत्पादन बढ़ा लिया जाए लेकिन प्राकृतिक संसाधन सभी जगह सीमित मात्रा में है और उनसे एक सीमा तक ही जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है। तो अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो संसाधनों पर दबाव आएगा, इससे भी बड़ी विकट समस्याएं पैदा हो रही हैं। वितरण संकेंद्रित, यानी कुछ एक स्थानों पर ही जनसंख्या बहुत ज़्यादा जनसंख्या मौजूद है। ये हमने इस अध्याय में पहले भी पढ़ा कि विश्व के बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जो कि निर्जन है या वीरान है या जिसमें बहुत ही कम जनसंख्या निवास करती है। तो केवल थोड़ा सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर जनसंख्या संकेंद्रित है और पृथ्वी का जो केवल 1/3 स्थलखंड जो है उसमें संसार की जो है वो लगभग 90% जनसंख्या वहाँ पर निवास करती है। इस प्रकार से जनसंख्या का भार पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और विशेष रूप से चीन, जापान, कोरिया, भारत, पाकिस्तान आदि में जनता का जो जीवन स्तर है वो इसी वजह से ही, यानी जनसंख्या वृद्धि की वजह से ही बहुत ही नीचा है। बिना बसे भूभागों से निराशा, यानी जो अभी निर्जन क्षेत्र है वहाँ से निराशा ही हाथ लगी है मानव को। और लगभग पृथ्वी का 70% ऐसा क्षेत्र है जो कि निर्जन क्षेत्र है। इसमें भविष्य में, निकट भविष्य में ऐसा कुछ संकेत दिखाई नहीं दे रहा कि वहाँ पर मानव निवास हो सकता है या बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ ही इस प्रकार की विषम परिस्थितियाँ हैं।
प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध। जब कोई क्षेत्र होता है उसमें जनसंख्या का भार वहाँ के भौतिक संसाधन धारण नहीं कर पाते हैं, यानी वो उसका वहन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस प्रदेश में भूखमरी फैल जाती है। दरिद्रता यानी गरीबी के कारण रहन सहन का स्तर नीचा गिर जाता है। बीमारी और महामारी से मृत्यु बढ़ जाती है और जनसंख्या का ह्रास होता है, यानी जनसंख्या में अपने आप कंट्रोल होने लगता है, जनसंख्या कम होने लगती है। तो ये थी जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। अब इनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1, भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करके आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करें, यानी उनका इस प्रकार से उपयोग करें कि व्यर्थ ना जाए साधन और इस प्रकार से उपयोग हो और आर्थिक विकास भी हो। दूसरा, औद्योगिकरण, परिवहन, संचार साधनों, खनन उद्योगों, निर्माण उद्योगों, यंत्रीकरण, कोयला, पेट्रोल, बिजली के अधिकतम उत्पादन पर नियंत्रण आवश्यक है। और तीसरा, शिक्षा का प्रसार किया जाए, विज्ञान और तकनीकी प्रशिक्षण का अधिक से अधिक प्रसार से जागरूकता लाना। चौथा, कृषि का नवीनीकरण किया जाए। पांचवा, सागरीय संसाधनों का उपयोग किया जाए जिनका उपयोग अभी तक बहुत ही कम संख्या में हो रहा है। और जनसंख्या का जो अल्प बसे क्षेत्र है वहाँ पर प्रवास किया जाए। देरी से विवाह, परिवार नियोजन और संतति निग्रह, इनका उपयोग किया जाए तो जनसंख्या पर कंट्रोल किया जा सकता है और इसका समाधान मिल सकता है। जो आज हमने पढ़ाया उसमें से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं और जनसंख्या वृद्धि के विश्व में प्रवृत्तियां किस प्रकार की रही हैं, जनसंख्या से पैदा होने वाली समस्याएं और उनके समाधान से संबंधित प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो बड़े ध्यान से आप इनको याद करेंगे। तो अब हम चर्चा करते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। क्या है ये सिद्धांत? ये सिद्धांत किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन और भावी जनसंख्या के पूर्वानुमान, यानी कितनी जनसंख्या होगी उसका पूर्वानुमान के लिए ये सिद्धांत उपयोग में आता है। और जनसंख्या परिवर्तन सिद्धांत हमें ये बताता है कि कोई समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करते हुए साक्षर, नगरीय और औद्योगिक अवस्था की ओर किस प्रकार से बढ़ता है। और जैसे ही वो समाज साक्षर होता है, नगरीय होता है, तो वहाँ की जनसंख्या की जो पहले उच्च जन्म दर थी, उच्च मृत्यु दर थी, वो किस प्रकार से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होने लगती है। ये संपूर्ण जो घटनाक्रम है वो कुछ अवस्थाओं में होता है और जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में पहचाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी क्षेत्र इन 5 अवस्थाओं से गुजरता है। सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था में उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर होती है। दूसरी अवस्था में उच्च जन्म दर, मृत्यु दर दोनों, परंतु नीचे गिरती हुई मृत्यु दर होती है। और तीसरी अवस्था में उच्च जन्म दर और मृत्यु दर मध्यम स्तर पर आ जाती है। चौथी अवस्था में जन्म दर भी मध्यम हो जाती है लेकिन मृत्यु दर निम्न हो जाती है। और अंतिम अवस्था जो होती है वो निम्न दर और जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, यानी दोनों ही नीचे स्तर पर आ जाते हैं। इसमें विशेष है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की जो ये अवस्थाएं हैं इनके ऊपर विश्व प्रसिद्ध विश्लेषक ब्लैकर, साइमन और बर्गडॉर्फर ने भी अपने विचार जो है वो प्रकट किए हैं। आइए हम चर्चा करते हैं इन अवस्थाओं पर। प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंची रहती हैं और इसलिए इन देशों या क्षेत्रों की जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत मंद होती है। क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान है तो जनसंख्या वृद्धि दर मंद रहती है। और विश्व में इस अवस्था के अधिकतर देश जीवन निर्वाह कृषि पर निर्भर होते हैं और किसी न किसी युग में सभी जो देश हैं वो इस अवस्था में रह चुके हैं। और वर्तमान समय में अफ्रीका में सूडान, कांगो, घाना और अंगोला, रोडेशिया, नाइजीरिया और ग्वाटेमाला आदि इसी अवस्था में अभी भी मौजूद हैं।
द्वितीय अवस्था, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंची रहती हैं, परंतु स्वास्थ्य सेवाओं का विकास होता है जैसे जैसे मृत्यु दर में कमी आनी शुरू हो जाती है। अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश जो सन 2000 तक प्रथम अवस्था में ही थे, वो अब वर्तमान समय में साक्षरता और नगरीकरण के बढ़ने से इस द्वितीय अवस्था में आते जा रहे हैं, जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि अब दिखाई दे रही है। तीसरी अवस्था ये होती है कि इसमें जन्म दर ऊंची बनी रहती है लेकिन मृत्यु दर मध्यम स्तर पर आ जाती है। इस वजह से जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होनी शुरू हो जाती है और वर्तमान समय में भारत के जो उत्तरी राज्य हैं वो, या भारत संपूर्ण, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल इसी वर्ग में सम्मिलित है, यानी हम तीसरी अवस्था में मौजूद हैं। चतुर्थ अवस्था में जन्म दर मध्यम स्तर पर आती है गिरकर, मृत्यु दर निम्न स्तर पर आ जाती है और विश्व के जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया, थाईलैंड, चीन, बांग्लादेश इस वर्ग में सम्मिलित हैं। पंचम अवस्था वह अवस्था है जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न हो जाते हैं और ऐसी अवस्था हो जाने पर जनसंख्या के घट जाने का भय रहता है, यानी कम होने की आशंका रहती है। पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी देश और जापान इस वर्ग में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मानव शक्ति जो है वो दुर्बल हो जाती है। और उदाहरण अगर हम लें तो रूस की जनसंख्या 1990 में 1480 करोड़ थी, जो कि 2007 में 20 लाख रह गई और 2020 की बात करें तो इसका जो अनुमान लगाया जा रहा है वो और घटने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी 1380 लाख अनुमान इसका लगाया जा रहा है। अगर हम इन अवस्थाओं को इस डायग्राम के माध्यम से देखना चाहें तो ये डायग्राम प्रथम अवस्था में ये अवस्था है जिसमें कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंची है और इस अवस्था में जनसंख्या की वृद्धि जो है वो बहुत ही सामान्य है और वर्तमान समय में वर्षा वनों के जो आदिवासी हैं वो और सूडान, कांगो आदि देश जो अफ्रीकी देश हैं वो इसी अवस्था में मौजूद हैं। दूसरी अवस्था में मृत्यु दर में थोड़ी कमी होनी शुरू हो जाती है लेकिन जन्म दर अभी भी ऊंची है, ये जन्म दर है जो कि अभी भी ऊंची है। तो ऐसी अवस्था में जो जनसंख्या वृद्धि है वो कुछ होने लगती है। ये यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर्शाई जा रही है जो कि पहले यहाँ थी और अब इस स्तर पर आ गई है। तीसरी अवस्था में जन्म दर थोड़ी गिरने लगती है, ये जन्म दर थोड़ी सी डाउनफॉल हो रही है और मृत्यु दर काफ़ी हद तक नीचे आ जाती है। इस अवस्था में जनसंख्या आप देख पा रहे हैं कि जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है, तीव्र गति से जनसंख्या इसमें बढ़ती है। ये मोटा हिस्सा जो है वो जनसंख्या वृद्धि को दर्शा रहा है। चौथी अवस्था में जन्म दर काफ़ी नीचे गिर जाती है और मृत्यु दर भी नीचे होती है, तो इस वजह से जनसंख्या जो है वो जनसंख्या की वृद्धि कम होने लगती है। ये भी आप देख पा रहे हैं कि जनसंख्या की वृद्धि कम होती जा रही है। और जो अंतिम अवस्था है, पांचवी अवस्था जो है, उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही नीचे गिर जाती हैं। आप देख पा रहे हैं कि कहाँ जन्म दर जो थी और मृत्यु दर जो थी वो यहाँ पर आके दोनों मिल चुकी हैं, यानी जनसंख्या वृद्धि शून्य हो जाती है यहाँ पर, जो कि यहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो ये था आपका अध्याय जनसंख्या से संबंधित, जिसमें हमने विभिन्न तथ्यों का अध्ययन किया। और तो आइए हमेशा की तरह चर्चा करते हैं इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। नंबर 1, विश्व का 2/3 भाग निर्जन प्राय है और 90% भूभाग पर केवल 10% जनसंख्या निवास करती है और विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में है और 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में है। यानी ये अगर पूरी पृथ्वी माने तो इसका 2 गोलार्ध हैं। उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या जमावड़ा ज़्यादा है। इसका एक कारण ये भी है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड भी अधिक है बजाय कि दक्षिणी गोलार्ध के, और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर यह क्षेत्र अधिक आता है। विश्व की
30% जनसंख्या सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्रों में निवास करती है। विश्व की ये 30% की बजाय कुछ और होना चाहिए। इस फैक्ट्स को आप ठीक कीजिए, ये 30 की बजाय 80% होना चाहिए, यानी 80% जनसंख्या जो है वो सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र में निवास करती है। विश्व की जनसंख्या का औसत घनत्व वर्तमान समय में 44 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व के प्रमुख प्रकार आंकिक जनसंख्या घनत्व, कायिक घनत्व और कृषि घनत्व है। और एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 60.3% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 3 बड़े देश चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका है। पहले नंबर पर चीन, दूसरे पर भारत और तीसरे पर अमेरिका आता है। 1650 में विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी, जो बढ़कर 1750 में लगभग 80 करोड़ यानी 72 करोड़, जो आपकी बुक्स में पहले दिया हुआ है 72 करोड़ हो गई है। और विश्व की जनसंख्या के 2 गुना होने और प्रति अरब जनसंख्या बढ़ने की अवधि में निरंतर गिरावट आती जा रही है। 2 गुना होने की जो अवधि है वो घटती जा रही है। बहुत कम समय में ही अब 2 गुनी हो रही है जनसंख्या। और जो आगामी अनुमान माने जा रहे हैं वो केवल 30 वर्षों के अनुमान है कि 30 वर्षों में ही जनसंख्या 2 गुनी हो जाएगी। कहाँ ये इस जनसंख्या की बात करें तो ये भी जो 1750 के बाद जो 2 गुनी हुई थी वो 100 वर्षों में 2 गुनी हुई थी। और जनसंख्या संबंधी समस्याएं जो हैं उनके निराकरण के लिए जनसंख्या के आकार को सीमित करना बहुत ही अनिवार्य है। और जनसंख्या वृद्धि को कुल संख्या का प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता है, यानी जनसंख्या वृद्धि को कुल संख्या के हिसाब से भी दर्शा सकते हैं और प्रतिशत में भी दर्शा सकते हैं, जिसकी चर्चा हमने आज पहले की थी। तो ये था आपका तीसरा अध्याय जो कि जनसंख्या से संबंधित था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अध्याय समझ में आ रहा होगा और आप इस चैनल के माध्यम से इसका लाभ उठा रहे होंगे, परीक्षा की तैयारी भी अपनी कर रहे होंगे। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और औरों को भी बताइए। धन्यवाद।